Welcome back to Shekhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I'm Sheikh Sheikh. Ladies and gentlemen, Pakistan stock market and stock market all over the world. This is the third episode of the stock market जिसमें हमारे एक्सपर्ट जनाब शफकत भाई FCMA हमें बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में पोजीशन कैसे लेनी चाहिए. पहले एपिसोड में, सेकंड एपिसोड में we talked about the small investors, tips for small investors and risk mitigation. शफकत भाई का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है. करेंगे टू गेट द फुल बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो. पहली दो एपिसोड नंबर 1 एंड 2 को जरूर वॉच करें. तो जनाब शफकत भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. आपने आज फिर दोबारा चांस दिया. थर्ड टाइम हम कंपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए कुछ काम कर पाए और ये माशाल्लाह अच्छा रहेगा. फर्स्ट क्लास. सर ये आपकी मोहब्बत है कि आप कोई बड़े बिजी आदमी, आई नो यू आर वेरी हेक्टिक शेड्यूल, लेकिन क्योंकि आपने एक अपना काम किया हुआ है माशाल्लाह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, यू आर एक्स चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर एंड अब भी आप माशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज में माशाल्लाह एडवाइजर हैं, कंसल्टेंट हैं, अपनी माशाल्लाह एक कंसल्टेंसी फर्म है, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं. तो ये आपसे तजर्बे से हम कोशिश करते हैं अपने व्यूअर्स से को बता सकें. पहले दो एपिसोड का बहुत अच्छा फीडबैक आया था, बल्कि ये अब जो जॉबर्स के बारे में आज के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, डे ट्रेडर्स, जॉबर्स, ये कौन है, ये कौन सी कैटेगरी है, क्या ये सेपरेट कैटेगरी है या ये इनका अपना, ऑब्वियसली दे आर हियर इन द मार्केट, सुबह आते हैं शाम को एग्जिट होने के लिए जाते हैं. तो सर आप एज एक्सपर्ट पहले तो हमें जॉब ट्रेडर्स के बारे में, जो जो जॉबर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, फिर इनको जरा गाइड करने की हम कोशिश करेंगे आपकी एक्सपर्टीज से. सर शफकत भाई ओवर टू यू. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच. शेख साहब, जॉबर्स बेसिकली मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास 3 कैटेगरीज के लोग हैं मार्केट में होते हैं. एक वो कैटेगरी है जो आप जैसे एक्सपीरियंस लोग, पढ़े लिखे हैं, जो बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं प्रॉपरली और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो अपनी सेविंग लगाते हैं लॉन्ग टर्म व्यू की बेसिस पे, और उनका ख्याल ये नहीं होता कि हम फॉरन इसमें अर्न करें. और डिविडेंड बेस्ड काम करते हैं या कम से कम थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड लेके उस कंपनी के ग्रोथ के साथ आने की कोशिश करते हैं. ठीक हो गया. मतलब एक तो वो लोग हैं जो लॉन्ग टर्म काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, वो बिजनेस स्टडी करते हैं. आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस स्टडी करते हैं. ठीक, बहुत अच्छी बात है सर. वो डेफिनेटली वो कैटेगरी है जो जिनको बैलेंस शीट पढ़नी आती है, रिपोर्ट एनालिसिस करना आता है और कंपनी की परफॉर्मेंस, उसकी हिस्ट्री, उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखने के बाद वो फैसला करते हैं. और यूजुअली ऐसे लोग जो है वो डिविडेंड पे आउट कंपनी पे जाते हैं, जो जिसे ब्लू चिप्स कहा जाता है. डिफरेंट पे आउट पे जाते हैं. पे आउट से मुराद सर हमारी थोड़ा सा फॉर व्यूअर्स, पे आउट का मतलब ये है कि जो डिविडेंड और उसका जो एनुअल परफॉर्मेंस है, उसकी बेस पे जो बेनिफिट अर्न करते हैं इन शेप ऑफ डिविडेंड, इन शेप ऑफ बोनस, इन शेप वाइट शेयर्स, उस बेस पे वो ग्रोथ के साथ, मतलब कि दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं रिटर्न्स के ऊपर रिटर्न की बात करते हैं. सर सेकंड कैटेगरी हमने ये कहा था कि सेकंड कैटेगरी उन इन्वेस्टर्स की है जो इतनी बड़ी स्टडी तो नहीं करते, लेकिन उनका एक व्यू जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है. वो कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर करें वो 4-5 महीने 6 महीने तक उसको होल्ड करें, वेट करें, अप्स एंड डाउन को बर्दाश्त करें, क्योंकि शॉक बड़े बेहतर होते हैं. अगर मार्केट नीचे जा रही है तो वो बर्दाश्त करते हैं, और मार्केट अप जा रही है तो वो डेफिनेटली उसको फॉरन डेस्परेट सेलिंग नहीं करते, यानी प्रॉफिट गेन की खातिर नहीं करते, लेकिन उनका टारगेट होता है कि हमने इस कंपनी में मीडियाकर होते हैं बेसिकली, ये कंजर्वेटिव होते हैं और ये थोड़ा सा लॉन्गर प्रॉस्पेक्ट चलते हैं, लेकिन इसकी इनकी स्टडी इतनी ज्यादा नहीं करके चलते. ये डिविडेंड का इब्तदाई नहीं होते, डिविडेंड लेने की इनकी ख्वाहिश नहीं होती. यूजुअली ये जो इंट्राडे इंट्रा ईयर्स आते हैं और वो कुछ काम करते हैं, जब कुछ बेहतर बेनिफिट मिलता है तो क्विट कर देते हैं. अच्छा, इनके सेंटीमेंट्स आपने बताया कि ये बहुत डेस्परेट नहीं होते, दे आर डेस्परेट नहीं होते. ठीक हो, टॉलरेंस लेवल इनके बेहतर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म ये मीडियोकर्स होते हैं. ये नॉर्मली कंजर्वेटिव अप्रोच से चलते हैं. सर थर्ड कैटेगरी वो लोग हैं जो मार्केट को रन करते हैं, डेली आपके अप्स एंड डाउन को से उसकी जो
बेसिकली जो इसकी नब्ज़ है, जो इसकी मार्केट में उसके साथ वो प्ले करते हैं। लोग र्यूमर्स पे बेस करते हैं। इनका काम जो है वो समझ लीजिए ये अपनी जॉब्स के लिए, जॉबर भी किस लिए कहा जाता है कि ये अपनी जॉब समझते हैं। उनका काम है कि वो आए, हर रोज़ आए और डेली प्लस माइनस को प्ले करके जाएँ, या तो लूज़ करते हैं या लूज़ करते हैं या जीत जाते हैं। लेकिन यूजुअली ये इंट्राडे डे एंड पे क्लोज़ कर देते हैं, या कम से कम इंट्रा क्लियरिंग सेटलमेंट से पहले-पहले पोज़ीशन को सुलटा लेते हैं। ठीक है। तो ये लोग टेकर होते हैं। बेसिकली आप इनको ये कहो कि ये पाकिस्तान में तो शायद प्रॉब्ली रेडी मार्केट प्लेयर्स होते हैं। इंटरनेशनली जॉबर जो है फ्यूचर्स के प्लेयर होने चाहिए, ऑप्शंस के प्लेयर होने चाहिए। लेकिन हमारे पास क्योंकि रेडी मार्केट बड़ी ज़्यादा बेस करती है, ये लोग वो हैं जो समझ लें कि सुबह आए, अच्छा डेली आते हैं मार्केट में और डेली प्ले करते हैं और शाम मार्केट क्लोज होने के बाद वापस चले जाते ठीक है। हैं। अच्छा अब सर, ये कुछ नंबर्स में कितने होते हैं? कैन वी से अगर स्टॉक मार्केट का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, तो ये वॉल्यूम सीकर्स में इनकी क्या पोज़ीशन होती है? मेरा ख्याल है ये जो जॉबर्स हैं ये सेफली 25% मार्केट को लेके चलते हैं। ठीक। 25% ये लोग होते हैं हुँ, तकरीबन, मेरा ख्याल में जो मेरी एस्टिमेट है वो ये 25% लोग होते हैं जो इनका शॉर्ट का टर्म वियर्स होता है। बिल्कुल इनका इतनी स्टडीज नहीं, ये हर रोज एक र्यूमर से बेस करते हैं, हुँ, मार्केट के टेक्निकल्स को स्टडी करते हैं और टेक्निकल बेस पे खेलते हैं ये लोग। और इसमें ज़ाहिर है ये 2 तरह के, या गेनर है या लूज़र है। हुँ, तो हुँ। ये मतलब इनका कंपनी की ग्रोथ से लिंक नहीं है, इनका कंपनी के वॉल्यूम से ज़्यादा लिंक होता है। और ये मार्केट में एक इनका बड़ा बेनिफिट भी है खैर, हुँ, कि हुँ। मार्केट मेकर्स भी बेसिकली यही होते हैं। मार्केट मेकर इन द सेंस कि मार्केट लिक्विडिटी ये जनरेट करते हैं। मार्केट मेकर ये होते हैं और मार्केट लिक्विड ये जनरेट करते हैं। इनकी प्रेजेंस इंश्योर करती है कि सेंटीमेंट चाहे रॉन्ग डायरेक्शन है, ये इनकी अपनी कैलकुलेशन है, बट देयर आर सेंटीमेंट्स इन डिमांड। बेसिकली सर आप हमारे पास जो मार्केट क्लोजिंग का मैकेनिज्म है ना जी, सर। वो हम यूजुअली हम लेते हैं लास्ट 2 आवर्स का, लास्ट हाफ एन आवर्स की एवरेज आउट करते हैं। हुँ, हुँ। यूजुअली मार्केट जो है वो एंड पे जाके एवरेज आउट होती है और क्लोजिंग निकलती है। तो ये लोग हैं जिनकी वजह से मार्केट में रेट प्रॉपर निकलता है। अगर ये ना हो तो मार्केट, अगर पिछले 2 घंटे में कोई बायर नहीं आया, एक आध बायर आ गया या सेलर आ गया, तो मार्केट प्लस माइनस में उसकी अनरियलिस्टिक प्राइस हो जाएगी। ये लोग हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं हुँ, और हुँ। प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस का जो रैशनलाइज्ड प्राइस है ये मार्केट को देते हैं यूजुअली। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन डेफिनेटली रिस्क टेकर है। और इनकी कॉस्ट पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, पहली 2 कैटेगरीज़ हैं, उनको कभी एग्ज़िट करना हो तो इनकी वजह से बेहतर एग्ज़िट मिलता है। हुँ। अदरवाइज़ तो अगर ये नहीं हो सकता है कि आप बेचना चाहें, आज बिके ना, आपको 2 दिन लिक्विडेट ना कर पाएँ कोई बाय स्क्रिप्ट्स। लेकिन इनकी वजह से आप जब चाहें मार्केट से शेयर बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब बाय करने जाएँगे तो जब चाहें जाके बाय कर सकते हैं और आपको प्रॉपर रियलिस्टिक प्राइस मिल जाएगी। अच्छा सबके बाद, लेकिन इट लुक्स लाइक कि ये अच्छी खासी ठीक है। अब उनकी कैलकुलेशंस इतनी नहीं होती, लेकिन कम से कम इनकी जो नज़र जिस पे होती है डेफिनिटली द प्रॉफिट टेकिंग जिस कह लें, जॉब डे इन करना है और डे क्लोज़ कैसे करना है, टारगेट तो इनका प्रॉफिट टेकिंग है। अब वो प्रॉफिट ऑन द एवरेज बेसिस अगर इज़हार इनकी सर्वाइवल है, माशाल्लाह कंटिन्यूटी चल रही है, इसका मतलब कि इसमें चार्म है, तो दे आर कंटिन्यूइंग सर। दिस जॉबर्स जो हैं 25% वॉल्यूम को यूजुअली जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब है कि तो ये एक अच्छा खासा मतलब कि इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, आप समझते हैं? या इनको दे आर ऑलरेडी बेटर ऑफ, दे आर वेल ट्रेन्ड पीपल, या कोई ऐसा कोई अदारा है, कोई ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि इनको मशवरे देता है कि आप ऐसा करें, ऐसा ना करें सर? वर्ड ओवर सर, शेख साहब वर्ड ओवर जो मेरा एनालिसिस है, जब हेड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट था मैं, तो मैंने जो स्टडी की थी, यूजुअली जॉबर्स को डिस्कस किया जाता है। जॉबर्स को डिस्कस करते हैं, बड़ी सरप्राइजिंगली एक कैलकुलेशन है हुँ, हुँ। वहाँ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की, जो हमने इसको, क्योंकि हमारी मार्केट ज़्यादा रेडी पे बेस करती है, तो हम कोशिश करते हैं रेडी में वॉल्यूम जनरेट हो और उसी बेस पे स्टॉक का रेवेन्यू है, उसकी रेगुलेटर का रेवेन्यू है।
नेशनल क्लियरिंग भी चल रही है, सीटीसी भी उसी भी चल रही है। ठीक है। बेसिकली वो वॉल्यूम की हर एक की डिजायर एक वॉल्यूम हो। लेकिन अगर आप देखें तो इंटरनेशनली एक बड़ा फॉर्मूला इस टेक्निकल है कि जाबर्स जो होते हैं इनको मार्जिन जो है इनकी रिस्क एक्सपोजर है उससे ज्यादा मार्जिन पे करते हैं। रिस्क एक्सपोजर इन सेंस कि इंटरनेशनल फार्मूला ये है कि मैंने अगर आज बाय किया है, आई एम रिक्वायर्ड टू पे मे बी 10% मार्जिन, हम्म 10% मार्जिन, और कल मैं इसको स्क्वेयर अप कर दिया है, मार्केट में सेल आउट कर दिया है बिफोर द सेटलमेंट ऑफ प्रीवियस बाय, तो रिजल्टेंटली मेरा जो एक्सपोजर है वो जीरो हो गया। ठीक रिजल्टेंटली मेरा एक्सपोजर जीरो है, मेरा ठीक है। रिस्क कैटेगरी में अपना पोजीशन रियलाइज कर ली। हम्म लेकिन जब मार्जिन जो है इंटरनेशनल डबल पड़ जाते हैं, इसको 10% बाय पे पड़ जाते हैं, 12% जो भी इसका वार रेट है, और सेल पे दोबारा मार्जिन पड़ते हैं। तो ये लॉजिक जो है ना, ये डेफिनेटली अगर आप थ्योरेटिक समझ लें कि लॉजिकली देखें तो आपको समझ नहीं आएगी हमें सबको कि आखिर ये डबल मार्जिन क्यों पे करते हैं, इवन दो कि नेट ऑफ। हम्म तो सही मेरी इसमें एनालिसिस था, मेरी कैलकुलेशन थी, मेरी रिसर्च है, वो ये कि मार्जिन बेस पे यूजुअली जो रेगुलेटर है वो इनको डिस्करेज करता है कि ठीक है। आप इंट्राडे इंट्रा क्लियरेंस स्क्वायर अप ना करें। इफ यू वांट टू स्क्वायर अप द मार्केट, यू हैव टू पे डबल मार्जिन। अगर आप लॉन्ग टर्म बाय की पोजीशन आपकी है तो यूजुअली सिंगल मार्जिन होता है आपका, हम्म क्योंकि सेटलमेंट का मार्जिन पे करते हैं। अगर आप स्क्वायर अप करें तो जो जो जॉबर है जो इंट्राडे या इंट्रा क्लियरिंग स्क्वायर अप करता है पोजीशन, वो मार्जिन डबल पे करता है। और उसकी रीजन ये है कि मार्केट में इंटरनेशनली प्रैक्टिस ये है कि उनको डिस्करेज करें कि वो कॉस्ट ज्यादा पे करें, ताकि कॉस्ट की वजह से वो कहें जी ठीक है मैं इसको थोड़ा लॉन्गर करूंगा बजाय इसके डबल मार्जिन पे करूँ। लेकिन सर कॉस्ट अब उसको ज्यादा होगी, मार्जिन डबल उसने पे किया तो उसकी यस, प्रॉफिटेबिलिटी पे पर तो उसका फर्क पड़ा सर, दैट अफेक्ट्स प्रॉफिट इट। डिफरेंट। हाँ जी, उस पे अब फर्क पड़ा। हमारे एग्जैक्टली अच्छा, अब उसकी यूँ होता हाँ, ये उसकी होता रिटर्न तो ये कम होगी क्योंकि फिर भी वो जॉबर क्यों है, क्या उसके पास ऑप्शन नहीं है या ऑर्गेनाइज सेक्टर अच्छा, नहीं है? नहीं उसकी वजह ये है कि वो एक्चुअली एक तो हमारे जो रेडी मार्केट है इसमें मार्जिन जो सिक्योरिटी पे की जाती हम्म है शेयर्स में, कैश मार्जिन नहीं। अच्छा कैश मार्जिन अगर होगे तो मुझे मेरी कॉस्ट इनकर होगी ना। तो ठीक है। सिक्योरिटी में मार्जिन इसलिए लोग थोड़े बॉदर नहीं करते, लेकिन सिर्फ जो उनका जो एपिटाइट है टू ट्रेड वो कम हो जाता है कि अगर मेरी कैपेसिटी मेरे पास मार्जिन सिर्फ 12% है या 20% है, तो मैं अगर स्क्वायर अप करूंगा तो मुझे कंज्यूम हो जाएगा, मैं फर्दर ठीक। पोजिशन ले नहीं पाऊंगा। हम्म अदरवाइज अगर कैश मार्जिन हो तो लोग वाकई डिस्करेज हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी और रिटर्न कम हो जाएगा। रिटर्न कम तो हो ये जो जाए, ठीक है। मार्जिन इन सिक्योरिटी है हम्म ये बेनिफिट पास करता है, जिसकी वजह से उनका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैश कॉस्ट जो है वो कम लगती है, जिसकी वजह से ये चल रहे हैं। आज इन पे कैश मार्जिन अप्लाई कर दें तो शायद जो जॉबर है इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, इनकी कैपेसिटी टू डू बिजनेस कम हो जाएगी। ठीक है। ये एक्चुअली वजह है। इंटरनेशनल डेफिनेटली कैश एलिमेंट होता है, इसलिए। अच्छा, दूसरा ये भी, अगर इन केस मेरे पास सिक्योरिटी भी एज ए मार्जिन, तो मेरी अगर कैपेसिटी डबल मार्जिन पे करने पड़ते हैं तो इसका मतलब ये कि मेरी कैपेसिटी अगर 2 लाख शेयर की है तो मैं हो सकता है 1 लाख शेयर बाय करूँ। तो 1 लाख शेयर बाय करूंगा तो 1 लाख बेचूंगा तो मुझे डबल मार्जिन पड़ जाएंगे, मैं 2 लाख पोजीशन बाय नहीं कर सकता। सही सही ताकि है। तो ये एक्चुअली मेरी कैपेसिटी टू जो एक्सपोजर जिसे हम टर्म यूज करते हैं, वो मेरी हम्म मार्जिन ज्यादा डबल पे करने की वजह पे कैश मार्केट हमारे सबकी डिजायर है कि वॉल्यूम जनरेट हो, वॉल्यूम होंगे तो लोग खुश होते हैं, बिल्कुल ठीक। क्योंकि हमारा फ्यूचर नहीं चल रहा, हमारी ऑप्शन नहीं चल रही है, हमारे ETF नहीं चल रहे। हम्म तो हम लोगों ने क्या किया है, टिंकरिंग की है इस मार्जिन में। टिंकरिंग इन सेंस कि हम डबल मार्जिन नहीं लेते, अच्छा। हम सिंगल मार्जिन लेते हैं, बाय साइड पे लेते हैं या सेल साइड जो पोजीशन बड़ी है उस पे लेते हैं। हम्म और उसकी वजह से, लेकिन आप जीरो नहीं करते, हालांकि इवन दो एक्सपोजर जीरो हो जाता है, लेकिन मार्जिन वन साइड ले रहे हो। ठीक। लेकिन हमारे, क्योंकि हम यूजुअली हमारी मार्केट कैश मार्केट से बेस करती है, इसमें बदला भी इन्वॉल्व है, हम मार्जिन में टिंकरिंग करके लोगों की कैपेसिटी टू ट्रेड इन रेडी मार्केट बढ़ा रही है। हम्म जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि फ्यूचर्स चल रहे हैं, जब जॉबर्स वगैरह जो इंटरडे ट्रेडर्स हैं, जो जिसे सट्टाबाज सट्टा कहना चाहिए, वो सारे फ्यूचर में जाते हैं, तो रेडी प्योरली कैश मार्केट होती है, प्योरली इन्वेस्टमेंट मार्केट होती है। तो वहाँ डबल मार्जिन का पर्पज ये होता है कि लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ आए।
लेकिन हमारा क्योंकि थोड़ा सा दुनिया से फर्क है, हम लोग हमारा पूरा बेस ही कैश मार्केट पे, इसलिए हमें मार्जिन में टिंकरिंग करके जस्ट टू इनकरेज इन्वेस्टर्स टू मोर ट्रेड, हमने मार्जिन सिंगल कर दिया डबल की जगह। सही हो। अच्छा शौकत भाई, ये तो होगी, लेकिन एक चीज है कि आपको स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है, ऐसा बूथ है, अगर एक बंदा आज स्टॉक मार्केट में एज ए जॉब ट्रेडर्स या डेली बेसिस पे छोटी सी एक्टिविटी करना चाहता है, सीखना चाहता है, कोई उसके लिए लर्निंग के लिए एपिटाइट है, या सीना दर सीना गजर चल रहा है और इस तरीके से लोग लूज करते हैं, कोई ऑर्गेनाइज कोई ऐसा अदारा है, कोई ऐसी कोई फर्म प्राइवेट सेक्टर में है जो कि ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइज करती है, थोड़ी सी ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं, हफ्ता 2 हफ्ते के शॉर्ट कोर्सेज फॉर देयर बेनिफिट सर, फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग एज ए ये दिस इज अनफॉर्चुनेट, ये हमारे पास कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। इन्वेस्टर। प्राइवेटली तो हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइज कोई ट्रेनर नहीं है जिसमें ट्रेडर्स को ट्रेनिंग दे। हमारे पास एक अदारा है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो ठीक इंस्टीट्यूट है। ऑफ कैपिटल मार्केट है पहले, जो एससीपी ने बनाया है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंजेस और मतलब जो फ्रंट लाइन रेगुलेटर है उसके स्टेक होल्डर्स है, वो ट्रेनिंग देती है, लेकिन ट्रेडिंग की ट्रेनिंग नहीं देती बेसिकली। वो रेगुलेशन की ट्रेनिंग जरूर देती है, फिर अगर कोई मुख्तलिफ ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो है, लेकिन एग्जैक्टली जो इसका फंडामेंटल की स्टडी कराए तो ये ऑर्गेनाइज नहीं। लेकिन एक आध कंपनी मुझे अब याद है कराची में है जो थोड़े बहुत फंडामेंटल्स पे स्टडी कराती है, लेकिन उस पर आई थिंक इतना ज़्यादा कोई लोग नहीं इन्वॉल्व होते। अलबत्ता कुछ स्टॉक एक्सचेंज ने अपने कुछ सिमुलेटर्स बनाए हुए हैं कुछ ऐसे, जो कुछ चलते रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन वो यूजुअली स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, आम इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होते। सिमुलेटर्स हैं जिसकी वजह से वो अपना एक पोर्टफोलियो, एक आर्टिफिशियल पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं और ट्रेड करते हैं। अदरवाइज कुछ ऑर्गेनाइज नहीं, आई थिंक इज नीड्स कि ऑर्गेनाइज अगर ट्रेनर हो जो ट्रेडर्स को टेक्निकल्स पे ट्रेनिंग दे, तो लोग ताकि पता हो कि क्या दिस इज एडजस्ट कि हर रोज मार्केट में आए और हर रोज आगे कुछ प्लस माइनस शाम को लूज करके जाए या जीत के जाए, वो कर सकता है। लेकिन अभी हमारे पास ये ऑर्गेनाइज कोई अदारा नहीं है जो इन चीजों पर ट्रेनिंग तो दे। शौकत भाई फिर तो वो जो गैप है, ये तो गैप तो बहुत कोई ना कोई फिल कर रहा है। जो ब्रोकर हजरात हैं, आप उनके पास चले जाते हैं, वो आपको कॉलिंग करते हैं, जनाब हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, आपका अकाउंट खोलते हैं, फिर वही ब्रोकर हजरात आपके उस्ताद बन जाते हैं, आपको गाइड करते हैं, वही आपकी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, वही आपको जो है ना वो एज ए डे ट्रेडर बनाते हैं। तो फिर नफा नुकसान तो सर आप ही कहना सर। सर सर बात ये कि ब्रोकर्स की ट्रेनिंग जो है, ब्रोकर्स की ट्रेनिंग, पहली बात है ब्रोकर जॉबर को ट्रेन करता नहीं, अच्छा अगर करते हैं तो उसका कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। क्योंकि उसकी ख्वाहिश, ब्रोकर की ख्वाहिश था कि मैक्सिमम वॉल्यूम जनरेट करे जिसकी मैक्सिमम कमीशन अर्न करे। तो वॉल्यूम ब्रोकर तो ट्रेनर कभी होता नहीं, अगर होगा तो वो तो कोशिश करेगा कि एवरी बॉडी शुड बी जॉब डे ट्रेडर, डे ट्रेडर। ताकि उसका हाँ, लेकिन सब उसमें उनके जो स्टाफ होते हैं ना, जब ब्रोकर के पास बैठे होते हैं, ये जो डे ट्रेडर्स हैं, वो कोई ना कोई रूमर्स छोड़ते रहते हैं, स्टिमुलेशन करते रहते जी हैं, मैंने उस लास्ट रूमर्स के टाइम ऊपर ये लोग रिएक्ट करते रहते हैं। मेरा जो अक्सर ही मैं ऑब्जर्वेशन आई है सर। जी मैंने सिर्फ लास्ट में अर्ज ये किया था जी जी। कि र्यूमर्स मेरे नजदीक र्यूमर्स वो होते हैं जो बेसलेस होते ठीक है। हैं, और र्यूमर्स तो गली में, लिफ्ट में, मस्जिद के बाहर, कॉरिडोर में र्यूमर्स चलती है, और उसका बेस नहीं होता। वो बाज का वो र्यूमर्स के पीछे बहुत बड़ा एक प्लेयर्स होते हैं जो र्यूमर्स फैलाते हैं ताकि एक्टिविटी बढ़े। तो र्यूमर्स पे बेस करने वाला तो लूजर ही होता है, वो गेनर्स तो नहीं होगा एटलीस्ट। अब रहे क्वेश्चन, दोबारा हम उसी तरफ आएंगे कि जनाब। जो जो है, आई थिंक मार्केट की जो इस वक्त एपिटाइजर एपिटाइट है वो प्रॉपर टेक्निकल ट्रेनर्स की है, जो शायद नहीं है। जो नहीं ये है। आम या तो शायद ट्रेडर्स भी शायद ट्रेनिंग लेना नहीं चाहता। ट्रेडर्स को भी अगर पुश करें कि आप हमसे ट्रेनिंग लें, हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, तो वो भी शायद प्रेफर नहीं करता, उसको टाइम नहीं है। वो भी मार्केट में बैठ के सीखना चाहता है, या कम से कम डेली आ जाएगा अपने एक्सपीरियंस से वो लर्न कर गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बंदा आया उसको ट्रेनिंग दें और वो आके बैठ जाए और प्रॉपर टेक्निकल के प्ले करना शुरू कर दे।
वो यूजुअली करता नहीं, और ये ऐसा है नहीं कोई ऑर्गेनाइज अदारा में। और हम्म। एक्सचेंज को भी यह रोल प्ले करना चाहिए। एक्सचेंज यूजुअली वर्ल्ड ओवर तो एक्सचेंज एज ए इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन भी, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आई वाज इन बॉम्बे 2008 2011 में, तो उनका एक बकायदा बीएससी इंस्टीट्यूट है जो कंटिन्यूसली ट्रेनिंग दे रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये कोई ऐसा नहीं है, और हम लोग भी बाज़ को ट्रेनिंग करने के लिए कभी यूएस जाते हैं, कभी बॉम्बे जाते हैं, अदरवाइज हमारे पास तो नहीं है। हालांकि ये बड़ा अच्छा फील्ड है, चेंज कैन प्ले अ रोल कि ट्रेनर अगर ट्रेन इंस्टीट्यूट बना ले, और कम से कम, बल्कि ये तो होना चाहिए कि आप एंट्री लेवल पे एक छोटा सा ब्रीफिंग सेशन होना चाहिए। ठीक। जो भी एक एंट्री लेवल पे आता है उसकी एक सेशन दें कि भाई आप ये चीज जो हम मार्केट में अभी सर्व कर रहे हैं, ये एक्सचेंज को भी आई थिंक थोड़ा सा ब्रीफिंग देनी चाहिए, एक ब्रीफिंग सेशन होना चाहिए। मार्केट में क्या फंडामेंटल्स है, कैसे आपको करना है, आपने ऑब्सक्योर कैसे करना है, एसेट को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ठीक। रेगुलेशन कैसे फॉलो करने हैं, लेकिन ये ऐसा है नहीं। अभी अच्छा, हिट तो एंड ट्रायल भी हर बंदा है। अब बात ठीक है, एक दूसरे की ट्रायल है, एक दूसरे की सुना सुनी है, देखा देखी है, ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जैसे न्यूयॉर्क मार्केट है, ऐसे जो इंटरनेशनल मार्केट्स में वो एक वर्चुअल प्रोग्राम से मिलते हैं, वो उसके ऊपर वो कायदा तौर पे आप उसको सब्सक्राइब करते हैं, और 2-4 महीने आप उसका एक किस्म का वर्चुअल सेशन रन करते हैं। आपकी थोड़ी सी किस्म की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कह लें, एंड यू पे फॉर सम डॉलर फॉर दैट। तो उसके यस बाद आपकी एक अच्छी एक पोजीशन, थोड़ी सी मेंटली आप एक प्रैक्टिशनर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा कोई प्रोग्राम पाकिस्तान में कुछ स्टार्ट हुआ या ऐसा बिल्कुल ऐसा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन दिस इज वेरी अनदर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। ये सर ये जो ठीक करनी चाहिए रेगुलेटर्स को, अगर हमारे प्रोग्राम के प्रोसेस से लोग रेगुलेटर समझे। इशू ये कि हमने आजकल के दौर में छोटा इन्वेस्टर जो जिसके पास कोई 100-200 शेयर्स है किसी अच्छे बैंक का, वो आज ब्रोकर को अप्रोच करता है कि मुझे अकाउंट खोलना है और इसको बेचना है, और फिजिकल फॉर्म में है उसके पास या उसने आईपीओ में जाके लिया हुआ है। Even nobody is willing to open an account of the small investor. कल मेरे पास एक साहब आए, उनके पास कोई 200 शेयर्स थे हबी बैंक के, और फिजिकल फॉर्म में थे, पुराने शेयर रखे हुए थे। उसने कहा जी मुझे बेचने हैं मार्केट में, मेरा अकाउंट ओपन करा दें, कहीं खोल लें। तो मैंने जी ब्रोकर हाउस को अप्रोच किया, तो मुझे आगे से पहला जवाब ये मिला कि एक तो ये कि हम फिजिकल शेयर्स में डील नहीं करते, हम मटीरियलाइज नहीं करेंगे, ये हमारा काम नहीं है, आप कहीं और करवा के लाएं, चाहे सीट इन्वेस्टर अकाउंट में वहां से पहले डालें, फिर उसके बाद हमारे पास आए। दूसरे कहा जी आपको अकाउंट ओपन करने की भी कॉस्ट हमारी 2000 की कॉस्ट है। अच्छा, तो ये आपको 2000 रुपया मतलब पे करना है, you have to pay upfront that cost. यस। और उसके बाद अगर आपका अकाउंट ओपन हो गया और आपने शेयर बेच दिए, अगर आपने अनफॉर्चुनेटली इसको क्लोज नहीं कराया, तो इसकी मेंटेनेंस फी, यूएन मेंटेनेंस फी, सब अकाउंट मेंटेनेंस फी, ब्रोकर की अपनी फी लगती रहेगी उसको, और वो खत्म नहीं होगी जब तक वो अकाउंट ओपन रहेगा। क्लोज कराने के लिए भी आपको एक एफर्ट करनी पड़ती है बहुत लंबी चौड़ी, कि आप पहले फ्लांस की एनओसी लेंगे, फ्लांस की एनओसी लेंगे, कैपिटल गेन की एनओसी होगी, फिर जाके आपका अकाउंट क्लोज होगा। तो छोटे इन्वेस्टर्स को तो हमने इस मार्केट से वैसे आउट कर दिया कि जी आप 200 शेयर 200 शेयर ह्यूमन के 100 रुपया 150 वाला शेयर भी है, वो भी अगर मार्केट में आके काम करना चाह रहा है, हम हम डिस्करेज करते हैं उसको, हम लेकिन सर कहेंगे उसको। वो तो काफी सारे लोग हैं, मुझे याद है, फिजिकल शेयर पकड़े होते हैं उन्होंने, अब वो फिर अल्टीमेटली फ्यूचर होता क्या उनका फिर? आई थिंक वो क्या करते हैं यूजुअली, जो मुझे नजर आया कि वो जाके इन्वेस्टर अकाउंट सीडीसी में जाएंगे, वहाँ कॉस्ट बेयर करेंगे, वहाँ एक इन्वेस्टर अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद जब दोबारा से शेयर डीमैट हो जाएंगे, फिर उस ब्रोकर के पास आएंगे, फिर उसके बाद दोबारा सब अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद उसको ट्रांसफर करेंगे, तो कास्ट डुप्लीकेट हो जाएगी। कॉस्ट। सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में पहले ही कॉस्ट पे करेंगे और फिर जाके ब्रोकर पर कॉस्ट पे करेंगे। तो इसलिए यूजुअली छोटे इन्वेस्टर को तो हम वैसे आउट कर रहे हैं कि भाई आप तो ठीक एक दफा कॉस्ट पे करें, बेचें, उसके बाद वापस मार्केट में आना नहीं। आप ठीक। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर आज मैं उस पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ जिसके पास 50-60 हज़ार रुपये है और मार्केट में आना चाह रहा है, वो
आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ ब्रोकर्स डोंट वांट टू ओपन अकाउंट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर, क्योंकि उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है, इतनी उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, इतने उसके चेक एंड बैलेंसेस है, इतनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी है, उसके सोर्स ऑफ इनकम लेके आएगा, 10 चीजें लेके आएगा। तो इसलिए यूजुअली हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर क्या करता है, फिर अल्टीमेटली बेचेगा, वापस नहीं आएगा मार्केट में। सही। जबकि मुझे याद है, आपको भी याद होगा सर, आज से अगर कोई 10 साल पहले लोग 500 शेयर 10 रुपए का लेके भी आते थे, और उसको मार्केट में 10 को मल्टीप्लाई करके 10 का आज लिया है, 500 लिया है, कल 1000 लेंगे, 1200 ले, ऐसे अपने आते रहते थे। ऐसे लेकिन आज अगर आम एक आदमी छोटे इनकम वाला है, वो 10-20 हजार इन्वेस्ट करना चाहे तो शायद आईपीओ में आके बेचना मुसीबत है। सर, इसमें डोंट यू फील we are over regulated? Don't you feel in this case over regulated? रेगुलेटेड लोग हैं हम, और जहाँ पे रेगुलेट करना चाहिए वो रेगुलेट नहीं कर रहे, जहाँ फैसिलिटेट करना चाहिए वो हम कर नहीं रहे। स्मॉल इन्वेस्टर जो है अच्छी खासी बेस है हर स्टॉक मार्केट की, उसे हम फैसिलिटेट नहीं कर रहे, सो एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम में। डोंट यू फील सर? बेसिकली प्रॉब्लम ये हो गया कि हम जो छोटे इन्वेस्टर उनको अगर अकाउंट सेटअप दे दें, अकाउंट उनकी जो अकाउंट ओपन करें डॉक्यूमेंटेशन ही दे दें अगर, तो वो शायद उसको देख के डर जाएगा। वो कुछ 24 पेजेस का डॉक्यूमेंट उसको साइन करना है, जस्ट टू सेल और बाय 500 शेयर्स ऑफ ₹10 मार्केट जिसकी वैल्यू। मुझे क्यों, मैं कैसे जाऊंगा कि उसको इतने बड़े फॉर्म फिल करूँ, उसमें एक थ्रेट है, फिर उसके बाद 500 शेयर बेचूंगा, उसमें अपफ्रंट मुझे 2000 पे करना है, फिर अल्टीमेटली क्लोजिंग कॉस्ट है, फिर कैपिटल गेन के मसले मसाइल हैं उसके अपने। आई थिंक गवर्नमेंट को ऐसे केसेस में तो मेरा सजेशन ये है कि गवर्नमेंट को रेगुलेटर को एक ओमनी बस टाइप का अकाउंट देना चाहिए जो स्मॉल इन्वेस्टर्स का मैनेज करे, जिसमें इतनी फॉर्मेलिटी न हो, जिसमें आपको 10,000 20,000 वाला मतलब फैसिलिटेट करे ना जी, फैसिलिटेट करे लोगों को। लिमिट लगाते हैं जी, आप इस लिमिट से ज्यादा नहीं है उस मार्केट में आ सकते, लेकिन एक ग्रुप अकाउंट टाइप होना चाहिए जो छोटे इन्वेस्टर को डील करे। अदरवाइज आप छोटे इन्वेस्टर को, छोटे बड़े होंगे तो शेयर ट्रांसफर करेंगे ना, शेयर ट्रांसफर, सही बात। आप छोटे को अगर डिस्कस करोगे तो बड़ा कैसे होगा? अच्छा शंकर भाई, क्योंकि टाइम की लिमिट होती है थोड़ी सी, तो ये बताइएगा कि आप क्या मशवरा देना चाहेंगे हमारे जो ये भाई हैं बहनें हैं जो कि सुबह निकलते हैं शाम को स्टॉक मार्केट से, कहते हैं जी हमको कमाई करने जा रहे हैं, तो जॉब ट्रेडर हैं या जॉबर्स हैं, तो व्हाट डू यू लाइक टू एडवाइस देम आज के हालात के हिसाब से? सर मैं तो अगर रिक्वेस्ट मेरी तो हमेशा ये रही कि बगैर टेक्निकल्स बगैर फंडामेंटल्स के अगर आपके पास बड़े बेस्ड है, टेक्निकलिटीज अपनी इतनी स्ट्रांग है, तो आप जॉबर बने, अदरवाइज आप मार्केट से जॉबर मत बने। आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इसका जो बुनियाद जिसे कहते हैं कंजर्वेटिव वाले, उस तरफ मूव करें, वहाँ एक्टिविटी जनरेट करें। जॉबर्स काम जो है बेसिकली वो उन लोगों के लिए जाए, ये बेसिकली जॉबर्स काम आर्बिट्राज लोग करते थे, उनके लिए बड़ा सूट करता है। रेडी फ्यूचर आर्बिट्राज है वो, यार मुझे जो आप हैज करते हैं यूजुअली ETF वर्सेस सिक्योरिटी हैज करते हैं, वो एक जॉबर है, उसमें एक्टिविटी जनरेट करते हो, एक आप स्प्रेड कमाते हो, उसके लिए तो बड़ा सूटेबल है। लेकिन अगर आप सुबह आए और हर रोज बैग उठाएं और उसके बाद आके बाय करें, फिर बेचें, फिर बाय करें, फिर बेचें, अल्टीमेटली यू आर becoming a source of revenue for the group, nothing else. सही बात, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी मशवरे आपके हैं चल रहे हैं। लेकिन शंकर भाई, कोई मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ये जो अपना जो हमारे रिस्क है, स्टॉक मार्केट है, स्मॉल इन्वेस्टर है और ये जो जॉबर्स हैं, ऑब्वियसली यही एक ऑब्वियसली जो हमारा मकसद भी यही है, अवेयरनेस सेशन दिया जाए, आपकी एक्सपर्टीज से फायदा उठाया जाए, अपने ऐसे जो जॉबर्स हैं जो सुबह निकलते हैं या सोच के चलते हैं कि हमने आज स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, पोजीशन लेनी है, तो ज़ाहिर है कि दिस होल द एपिसोड्स आर गोइंग फॉर दैट। इंशाल्लाह अगला एक एपिसोड जरूर आपसे करेंगे, और उससे पहले कोई आप इसको कंक्लूड करने के लिए वुड यू लाइक टू से फ्यू वर्ड्स टू कंक्लूड दिस सेशन सर? आई थिंक मेरी सजेशन सर ये है कि अगर इन केस स्मॉल इन्वेस्टर्स है जो टेक्निकली जानता, तो उसको बेहतर है कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा सोर्स है, म्यूचुअल फंड में आए। म्यूचुअल फंड का पर्पज ये होता है स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, म्यूचुअल फंड का पर्पज ये है कि आप मुख्तलिफ अगर अच्छे म्यूचुअल फंड जिसकी ग्रोथ है उसमें आए और सब मिलके म्यूचुअली फंड
ऑर्गेनाइज करें और बड़ा बन के मार्केट में जाए। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे फॉर दिस जो स्मॉल इन्वेस्टर है। मतलब कि ये अदरवाइज आप बेस्ट है कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखें, म्यूचुअल फंड्स को भी देखें, म्यूचुअल फंड के ऊपर को थोड़ी सी वर्किंग आप बता सकेंगे या अगले एपिसोड पे, क्योंकि ये एक म्यूचुअल फंड एक अच्छी खासी एक ऑब्वियसली साइंस है, तो इसके लिए वुड यू लाइक के भी हमें एक आप नेक्स्ट टाइम जरूर दें ताकि म्यूचुअल फंड पे फॉरवर्ड सवाल नेक्स्ट प्रोग्राम म्यूचुअल फंड पे कर सकते हैं। ठीक है सर। और अभी भी थोड़ा ब्रीफ बता दें म्यूचुअल फंड थोड़ा सा ब्रीफ बता दीजिए थोड़ा सा सर। देखो म्यूचुअल फंड इज क्राउड फंडिंग है बेसिकली। अब इसको सिमिलर कर लेंगे, एक फंड मैनेजर्स होते हैं जो एक्सपर्ट है, उनके पास पूरी क्वालिटी स्टाफ होता है, उसमें रिसर्च होती है, उसमें ट्रेडर्स होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस वाले लोग होते हैं, तो मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ पर्सन के पैसे इकट्ठे करते हैं जी और मार्केट में वो डाइवर्सिफाई करते हैं पोर्टफोलियो को। म्यूचुअल फंड की बेसिस होती है बाकायदा, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें हर म्यूचुअल फंड डिफाइन होता है कि उसने अपना एक्सपोजर कहाँ कहाँ किस किस मार्केट में कितनी परसेंटेज तक लेना है। ठीक। और वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन पता चले कि टीआरजी में सारे म्यूचुअल फंड लग गया है, ये पॉसिबल नहीं, उनका डॉक्यूमेंट अलाउ नहीं करता। उनका ये भी पता होता है कि आपने कितना डेट मार्केट में जाना है, ऐसे फंड भी है, उनको पता है कितना बैंक में अर्न करना है, बैंक में जाते हैं तो उनको डेफिनेटली पैसा मतलब दे आर डेफिनेटली एक्सपर्ट इन द फील्ड, वो एक अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में शफकत भाई विल बी टॉकिंग अबाउट द म्यूचुअल फंड्स। तो इंशाल्लाह ताला और इसके और इसी म्यूचुअल फंड में हम अपने स्मॉल इन्वेस्टर के लिए अगेन एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। और आपका प्रोग्राम में टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी, मोस्ट वेलकम। So nice of you शफकत भाई, इंशाल्लाह ताला अपना ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में फॉर आवर व्यूअर्स, फॉर आवर इन्वेस्टर्स, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आम पाकिस्तानी के लिए हम इंशाल्लाह ऐसी छोटी छोटी गाइडलाइन जो है वो जरूर देते रहेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।